Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Now, today we are going to discuss our station 81 of the talks 290. So this is the first station, and in this, the questions are: describe the radiograph, what you can see, and what are the indications, contraindications of the CBCT. So basically, in this station, we have our 6 pictures, and these all pictures actually in a picture there is mantle foramen, which is visualized according to the white dotted lines, and in the red dotted line there is osteolytic lesion. The extension of the osteolytic lesion can be appreciated. In the figure B, it is also the arrow is showing the erosion of the buccal cortical plate, and similarly in the D, it is also expansion of the buccal and lingual cortical plate along with the erosion of the buccal cortical plate. And in E, it is a 3D reconstruction of the same patient. So what are the indications, contraindications of the CBCT? CBCT can be used specifically in the maxillofacial area. Most important and most common use of the CBCT is in the implant planning. And in implant planning, we can use CBCT for preoperative cross-sectional imaging of potential implant sites. Also, we can assess the need of block grafting or sinus lift in in implant planning. Then CBCT can also be used for evaluating the results of the site of the implant site. For example, osseointegration or bone augmentation. If you have done bone augmentation, then you can assess that healing going on over there. Then CBCT can also be used for the indication of periodic review of implant sites. Okay? And then again, second indication is for impacted teeth assessment. Third is pathology, detailed pathology evaluation, for example cyst, tumors, other jaw lesions वगैरह. इनकी जिस तरह ये इसमें हमने शो किया हुआ है ऑस्टियोलिटिक लीजन्स हैं, उनकी एक्सटेंशन अलॉन्ग विद दैट उनकी जो बोन रिजॉर्प्शन है, वाइटल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं या एडजस्टेंट, फॉर एग्जांपल रूट रिजॉर्प्शंस वगैरह हैं और या रूट्स एडजस्टेंट रूट्स हैं, उन टूथ हैं, उनकी कंडीशंस के को देखने के लिए. एंड सेकंड आफ्टर दैट हीलिंग जो है ना, आफ्टर उसकी रिमूवल भी आप इसको असेस कर सकते हैं थ्रू CBCT. थर्ड इंडिकेशन है पैथोलॉजी की, सॉरी मैंने आपको बता दिया. अच्छा, फोर्थ है ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी के अंदर, फॉर एग्जांपल जो कोई डिफॉर्मिटीज़ या एसिमेट्रीज़ वगैरह उनकी डिटेल्ड असेसमेंट के लिए. और 3D सर्जिकल प्लानिंग, कंप्यूटर असिस्टेड जो 3D सर्जिकल प्लानिंग है उसके अंदर भी CBCT हेल्पफुल है. दैन ट्रॉमा के केसेस में, फ्रैक्चर्स में, रिकन्स्ट्रक्शन के केसेस के अंदर. अच्छा, फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की, फॉर एग्जांपल जॉइंट स्पेसेस को विजुलाइज करने के लिए, कंडाइलर मॉर्फोलॉजी को असेस करने के लिए, उसकी डिजेनरेटिव चेंजेस को डिटेल्ड असेसमेंट के लिए. साइनस एलिवेशन के अंदर, मैंने जैसे आपको बताया साइनस लिफ्ट वगैरह के अंदर, उसके अंदर आपने अगर कोई साइनस पैथोलॉजी है, म्यूकोजल थिकनिंग वगैरह है, उसको असेस करने के लिए. एंडोडोंटिक्स या पैरियापिकल जो है उसकी एरियाज़ में कोई रूट कैनाल फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हैं तो उसकी कोई कम्प्लेक्स रूट कैनाल है, उसकी एनाटमी को देखने के लिए. ठीक है, तो इन सब चीज़ों में हम इंडिकेशन जो है वो ये आपकी CBCT की बनती है. CBCT की कॉन्ट्राइंडिकेशंस ज़्यादा नहीं है, बट फ्यू ऑफ दैम आर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन. दैट इज फॉर एग्जांपल जिसमें प्रेगनेंसी, स्पेशली फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिकॉज इसके अंदर रेडिएशन एक्सपोजर आपको पेश हो जाता है फीटस को. सेकंड है अननेसेसरी रिपीटेशन. फॉर एग्जांपल यानी अगर आपके पास प्रीवियस कोई ऐसे इमेजिंग है, OPG वगैरह, दैट इज़ सफिशेंट स्क्रीनिंग टूल जो है वो आपका सफिशेंट है फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग, तो फिर CBCT को करवाने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड इज़ द नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट. फॉर एग्जांपल बहुत यंग पेशेंट है या फिर कोई मूवमेंट डिसऑर्डर है किसी भी पेशेंट को, तो वो स्टिल नहीं रह सकता, जैसे मस्थैनिया ग्रेविस वगैरह है, या पेशेंट्स को जो है वो ऐसा कोई मूवमेंट डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से जो है वो नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट वगैरह या कांट रिमेन स्टिल, तो उसके अंदर आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशन बनती है. देन इज़ अगर आपने कंट्रास्ट यूज़ करना है फॉर वेस्कुलर स्टडीज़, तो उन केसेस में अगर कोई पेशेंट कंट्रास्ट से एलर्जिक है तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन बनती है. और अगर क्लिनिकल कोई जस्टिफिकेशन आपके पास ऐसी नहीं है कि आप उसको CBCT करवा रहे हैं बगैर किसी वजह के, सो दैट वुड बी अ कॉन्ट्राइंडिकेशन. ठीक है. फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैं आपको यहाँ बता देती हूँ. तो एडवांटेजेस ये हैं कि फॉर एग्जांपल इसका जो है वो
चीपर है दैन द कन्वेंशनल सीटी, रैपिड स्कैन टाइम है, और उसके अलावा आपका फील्ड ऑफ विजन कैन बी एडजस्टेड, सुपीरियर इमेज एक्यूरेसी, रिड्यूस्ड पेशेंट रेडिएशन डोज डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड ऑफ विजन डेफिनेटली, ठीक है। और इंटरेक्टिव डिस्प्ले मोड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके साथ जो है आपने कोई भी अगर एरिया आपने बहुत क्लियर करके देखना है तो आप उसको स्पेसिफिकली एरिया को देख सकते हैं, ठीक है, विद द फ्री ऑफ डिस्टॉर्शन एंड मैग्नीफिकेशन। अच्छा, देन मल्टी मॉडल इमेजिंग डिवाइसेस आर अवेलेबल, ठीक है, जो कि आपकी पैनोरामिक या यानी इसके साथ सेफ के साथ या उसके साथ वो हो जाती हैं, क्या कहना चाहिए, सिंक्रोनाइज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दैन CBCT मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर हैं जो कि डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन डायकॉम ना, जो कि आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसके अंदर चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेज ये हैं कि इसके अंदर एक्सरे बीम आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कपिंग आर्टिफैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मेटालिक स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं जो कि डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन करते हैं इसकी रेडिएशन की, उसकी वजह से कपिंग इफेक्ट आ जाता है। देन पेशेंट रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स है, फॉर एग्जांपल पेशेंट मूव करे, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई मूवमेंट के डिसऑर्डर्स वगैरह है, स्टिल नहीं रह सकता उसमें। दैन स्कैनर रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स हैं जिसके अंदर सर्कुलर आर्टिफैक्ट्स आते हैं इम्परफेक्ट स्कैनर डिटेक्शन की वजह से। फिर उसके अलावा CBCT रिलेटेड कोन बीम रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स हैं जिसकी वजह से पार्शियल वॉल्यूम जो है वो उसकी वजह से आ जाता है पेशेंट की उसका ऑर्गन्स वगैरह का। अच्छा, उसके अलावा आर्टिफैक्ट्स के अलावा इमेज नॉइज़, ठीक है, क्योंकि स्कैटर्ड रेडिएशन अगर कोई इमेज जो है उसकी वजह से डिस्टॉर्ट जो स्पायरल CT वगैरह में, तो उसके अंदर जो है वो स्कैटर्ड रेडिएशंस की वजह से आपका प्रॉपर इमेज नहीं आता। अच्छा, पुअर सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट, ठीक है, और करेंटली कोई ऐसे हाउस फील्ड यूनिट्स कैन नॉट बी यूज टू असेस डेंसिटी इंफॉर्मेशन रिलायबिलिटी, यानी कोई डेंसिटी ऑफ द जो आप टिश्यू देख रहे हो उसको प्रॉपरली असेस नहीं कर पाता एज़ कम्पेयर टू द MRI। अच्छा जी, सेकेंड है कि 60-year old diabetic and hypertensive male who was also a smoker and alcoholic presented to our hospital with history of dysphagia and odynophagia since 4 days. He also complained of difficulty in breathing and swallowing involving the submental region since 2 days. So these are the images we have. First is the lateral view of a clinical picture of a male old patient, ठीक है, which is showing the submandibular area swelling extending from the almost the inferior border of the mandible extending to the hyoid bone. And if we would have its frontal view, we can appreciate the swelling in the masticatory region or in the ramal area of the mandible. That we don't have, so we can't appreciate that. Okay, so in B there's a CT scan of the same patient and showing the lateral pharyngeal space infarction. Pharyngeal space, you can say this hypodense area with a you can say peripheral enhancing rim that is showing the pus in the pharyngeal space area. Same in the that is the sagittal view, and this is the axial view of the same patient, and it is also showing the this hypodense area with peripheral enhancing rim that is showing the pus again in the area of the pharyngeal space. So how will you manage this case, and what are the boundaries of the lateral pharyngeal space, and what are the Grodkis and Holocon's potential spaces? So where were we? Haji, how will you manage the this case, and what are the lateral pharyngeal space infarction, lateral pharyngeal space boundaries? So always I say that when we are saying about asking about the management, we will start with the history. So significant points would be dysphagia, limited mouth opening, feeling globus, that is feeling of a lump in the throat, rolling of the saliva, difficulty in breathing. These all are the main signs of a deep space infection, pharyngeal edema.
अलॉन्ग विद द डीप स्पेस इन्फेक्शन एंड प्लस इनटेक पेशेंट का जो है वो आप उससे पूछेंगे तो वो लो होगा, न्यूट्रिशनल उसके जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी, फीवर्स, चिल्स एंड मफल्ड साउंड इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ द laryngeal edema. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ द डीप स्पेस इन्फेक्शन. सो दीज आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट हिस्ट्री पॉइंट्स जो कि आप पेशेंट से पूछेंगे. देन लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर जो है वो पेशेंट्स के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि वो इतनी जल्दी यहाँ पर जिनको जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ करीब नहीं अवेलेबल, तो उनके अंदर ये कॉमन है. दैन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर डेफिनेटली HIV एसोसिएट या कोई भी ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये आपकी डीप स्पेस इन्फेक्शन जो है वो क्योंकि लैटरल एग्रेसिवली एंड अलॉन्ग विद दैट रैपिडली स्प्रेड करती हैं, तो दैट्स वाई. ओके, कमिंग टू द एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आप पेशेंट की रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जिसमें इसमें बता रहा है कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को असेस करेंगे. पेशेंट एंक्शियस होगा, स्क्रीशंस जैसे आपने दैट रूलिंग है, इसकी भी रूलिंग हो रही होगी. अलॉन्ग विद दैट वाइटल्स के अंदर पेशेंट वुड बी हाइपोटेंसिव बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन. अगर न्यूट्रिशनल जो है उसकी इनटेक इतना नहीं है तो हाइपोटेंसिव होगा. टेकिकार्डिया होगा बिकॉज ऑफ द फीवर, फेब्राइल फीवर अगेन एंड हाइपोसैचुरेशन इन केस ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. एक्सेसरी मसल्स अपने यूज़ कर रहा होगा बिकॉज सांस लेने के लिए. ठीक है, और इसमें एक और कहते हैं कि स्निफिंग पोजीशन यानी जैसे आप किसी फ्लावर को सूंघ रहे हों तो उसके अंदर आगे करके मुंह करके और मुंह नीचे होता है ना, तो इस तरह से पेशेंट ने मुंह किया होता है क्योंकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है. अच्छा, और पेशेंट जो है वो लेटने पे उसको डिफ़िकल्टी होगी और अगर आप उसको बैठाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर फील करेगा. दिस इज़ अगेन अ साइन ऑफ द डीप स्पेस इन्फेक्शंस. सो दैन इंट्राओरल के ऊपर आएंगे या मैक्सिलोफेशियल पे, तो ओरल हाइजीन, केरियस टूथ आपने जो भी या इम्पैक्टेड टूथ है बिकॉज ऑफ द लैटरल फ्रेंजियल स्पेस जो है दैट इज़ मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व विद द मैंडिबुलर थर्ड मोलर, तो आप उसमें विजडम टूथ देखेंगे या कोई भी केरियस टूथ है जो कि कॉज है उसको आप रूल आउट करेंगे. ट्रिस्मस को देखेंगे स्पेसिफिकली, अगर इस केस की बात की जाए तो मैस्टिकेटर स्पेस के अंदर मार्क्ड ट्रिस्मस होता है, लैटरल फ्रेंजियल में भी बट नॉट मार्क्ड, बट इन द केस ऑफ मैस्टिकेटर स्पेस इन्वॉल्वमेंट देयर वुड बी मार्क्ड ट्रिस्मस. पेशेंट बिल्कुल मुंह नहीं खोल पाएगा. देन स्वेलिंग एक्सटेंड, अगर आप इसको लैटरल फ्रेंजियल, जैसे मैंने आपको बताया कि लैटरल फ्रेंजियल स्पेस की इन्फेक्शन है तो उसमें हाइवाइड बोन से लेकर ज़ैगमेटिक एरिया तक, आर्च तक का एरिया जो है वो ज़्यादातर इन्वॉल्व आपको नजर आएगा. मैस्टिकेटेड स्पेस की स्पेसिफिकली बात की जाए तो रैमस ऑफ द मैंडिबल एंड टेम्पोरल रीजन ये सारा इन्वॉल्व होगा. एक्स्ट्रा ओरली आपको स्वेलिंग नजर आएगी. इंट्रा ओरली की भी बात करते हैं अभी, खैर एनीवेज. एक्स्ट्रा ओरल पे आई एग्जामिनेशन भी आपने लाजमी पूरा करना है, उसमें पढ़ना देखना है, उसमें सारे जो भी एग्जामिनेशन आई का फॉर कैवर्नस साइनस इन्वॉल्वमेंट. अच्छा, इंट्राओरल आएंगे तो टंग को प्रोट्रूड करा के देखना अहेड ऑफ द वर्मिलियन क्यूटेनियस बॉर्डर ऑफ द अपर लिप, दैट शोज़ कि सबलिंगुअल स्वेलिंग या टेंडरनेस की केस के अंदर आप ये करवाते हैं टू शो कि सबलिंगुअल स्पेस जो है वो कितनी स्वेयरली इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल इन लूडोक्स एंजाइना वगैरह. देन टॉन्सिलर एरिया को आप चेक करेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे स्वेलिंग है कि नहीं है, उस टॉन्सिल एरिया की डिस्प्लेसमेंट देखेंगे. यूविला को स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि वो उसके रिलेशन और फ्रेंजियल जो वॉल है उसके रिलेशन में क्या फ़र्क है, कम है, ज़्यादा है, टच कर रहा है, दैट इज शोइंग दी स्वेलिंग ऑफ द फ्रेंजियल एरिया. मैंडिबुलर थर्ड मोलर्स का मैंने बताया, वो आपने उस एरिया में भी देखना है कि कोई पस डिस्चार्ज, कोई इम्पैक्शन वगैरह, उस चीज़ों को आप इनको देख लेंगे. ठीक है. अच्छा, देन कमिंग टू द इमेजिंग, तो इमेजिंग के अंदर सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आफ्टर असेसिंग एयरवे, ये याद रखिएगा. जैसे इसके अंदर भी ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, तो जब आपका ब्रीदिंग की बात आ जाएगी तो सबसे पहला काम हमारा ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है, ब्रीदिंग को सिक्योर करना है, एयरवे सिक्योर करना है. तो उसके लिए इंट्यूबेशन और ट्रैकेओस्टमी दोनों हमारे पास ऑप्शंस है और दोनों की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको शाहरुख खान वगैरह में भी दिए हुए केस सीरीज़ में, तो वो आप उधर से ये उसमें बड़े अच्छे स्पेस इन्फेक्शन ही, बल्कि मैंने उसे से ही नोट्स बनाए हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हो. लुडिविक्स भी बहुत अच्छा दिया हुआ है और लैटरल फ्रेंजियल भी अच्छा. ओके, सो कमिंग बैक, इमेजिंग आप बाद में कराएंगे. अगर एयरवे की बात हो रही है तो पहले हम एयरवे सिक्योर करेंगे एंड आफ्टर दैट कोई भी काम करेंगे. सो आफ्टर असेसिंग एयरवे, इफ़ देयर इज़ नो एयरवे एम्बैरसमेंट, तो फिर उसके अंदर हम ओपीजी आपका स्क्रीनिंग टूल है और वो सबसे पहले आप कराएंगे.
सेकंड जो है वो आपका है कंट्रास्ट एनहांस सीटी, जिसकी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी बहुत हाई है, और वो उन केसेस में कराते हैं जिन केसेस में आपको डेफिनेटली जैसे ये लैटरल फ्रेंजियल स्पेस या ऐसे कोई स्पेस है, डीप स्पेस इन्फेक्शंस हैं, उनको आपने रूल आउट करना है अलॉन्ग में। जैसे फॉर एग्जांपल इसके साथ करोटेड आर्टरी इन्वॉल्वमेंट आपने देखनी है, करोटेड शीथ इन्वॉल्वमेंट देखनी है, तो उस केसेस में आप लाजमी करवाते हैं। नज़र आपको जैसे मैं पहले भी बता रही हूँ कि डिस्क्रीट हाइपोडेंस एरिया नज़र आएगा विद क्या कहते हैं एनहांसिंग पैराफेरल रिम दैट शोज पस जो है ना इसकी एक्यूमुलेशन। फ्यू इसमें ही लिखा हुआ है, आपके शाहरुख खान के बगेरी की ही कोट कर रही हूँ कि इसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि फ्यू रेडियोलॉजिस्ट इंटरप्रेट इट एज अ सेलुलाइटिस बट इफ़ इट इज़ विद अ पैराफेरल एनहांसिंग रिम दैन इट इज़ अ पस। और एयरवे के लिए जो है इसके अंदर स्पेसिफिकली ये है कि अगर ऐसी आपको मिल रही है फ्रेंजियल स्पेस में या डीप स्पेस इन्फेक्शंस में आपको बस मिल रहा है, तो इसके बाद आपने अगर फॉर एग्जांपल एयरवे को सिक्योर या उनके साइनस सिम्टम, तो एयरवे को सिक्योर करने के लिए भी अलॉन्ग विद दैट आप यानी इमेज गाइडेड इंट्यूबेशन करें, बिकॉज अगर आपने फ्रेंजियल स्पेस की रप्चर कर दी एप्सिस को, तो उसके अंदर एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस या नमूनिया या लंग एप्सिस या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने का खतरा होता है। दैट हैज़ अ वेरी ग्रेट मोर्टेलिटी रेट। सो कमिंग बैक टू द इमेजिंग ऑफ कंट्रास्ट एनहांस्ड सीटी, आप सीटी में क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया हाइपोडेंस एरिया देखेंगे, अलॉन्ग विद दैट आपने देखना है कि इंटेग्रिटी ऑफ एयरवे। जैसे इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि ये आपकी सी के अंदर जो ट्रेकियल आपकी स्पेस है वो जो है वो नैरो हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ जो है ऊपर वाले के अंदर जो खैर सैजिटल है, इसके अंदर आपको ट्रेकियल डेविएशन इतनी प्रोनाउंस नहीं नज़र आ रही, एक्सियल के अंदर आपको ज़्यादा नज़र आती है, ये कॉर्नर, ठीक है। अच्छा, ट्रेकियल डेविएशन आपने देखनी है, इंटेग्रिटी ऑफ एयरवे देखनी है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ एनी वेस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल करोटेड शीथ जैसे है उसको आपने नोट डाउन करना है। इसमें जैसे एक्सियल में भी आपको नज़र आ रही हैं ये साइड पे करोटेड आपकी शीथ नस की कंटेंट्स। रिस्क ऑफ रप्चर मैंने आपको बता दिया है, उसको आपने असेस करना है इमेजिंग के ऊपर। सो आफ्टर इमेजिंग हम आ जाएंगे अपने ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट के लिए जो है वो मैंने निमोनिक बनाया हुआ है, दैट इज़ एड पिक्स, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला काम एयरवे के बाद इमेजिंग, फिर ड्रेनेज, दैन पी इज़ फॉर पार एंट्रल एंटीबायोटिक स्टार्ट करा देने हैं, आई इज़ फॉर आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म दैट कल्चर एंड सेंसिटिविटी, सी इज़ फॉर कंट्रोल ऑफ पेन एंड फीवर, एंड एस इज़ फॉर सपोर्टिव केयर। सो एयरवे के अंदर मैंने को बता दिया है कि आपने इंट्यूबेशन भी कर सकते हैं, एंडोट्रेकियल एंड अलॉन्ग विद दैट ट्रैकेस्टोमी भी कर सकते हैं, और इसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस आपको दोनों के अलग-अलग हैं, और वो आपको मैंने बताया शाहरुख खान बगेरी की सीरीज़ में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, आईवी एंटीबायोटिक्स आपने स्टार्ट करा देने हैं प्रोफिलैक्टिकली, ठीक है, जिस तरह वो बिल्कुल आपके टक्कर के अंदर लिखा हुआ है कि आपने वो प्रोफिलैक्टिकली आईवी एंटीबायोटिक ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपने स्टार्ट करा देने हैं, ठीक है। इमेजिंग करा लेनी है, वो मैंने आपको डिटेल बता दी। इंसिजन एंड ड्रेनेज की बात की जाए तो इंसिजन ड्रेनेज जो है वो आप इंट्राओरल भी कर सकते हैं, एक्स्ट्राओरल भी कर सकते हैं। अगर इस स्पेसिफिकली लैटरल फ्रेंजियल स्पेस की बात की जाए तो हम इंट्राओरल जो है वो टेरिगोमैंडिबुलर रेफे में आप इंसिजन देते हैं और ब्लंट डायसेक्शन करते हैं, इसकी मीडियल साइड पे करते हुए आप फ्रेंजियल स्पेस को एक्सेस करते हैं। एक्स्ट्रा ओरली जो है वो 1 to 2 सेंटीमीटर इंसियम देते हैं, 1 to 2 फिंगर ब्रेड्स इन्फीरियर टू द मैंडिबुलर, ये जो होता है आपका बॉर्डर, ठीक है, और उसकी डायसेक्शन करते जाते हैं थ्रू प्लेटिज्मा टू सुपरफिशियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया के तक आपको आप डायसेक्ट करते जाते हैं, और फिर उसको ही फेशिया को ही आप एक्सप्लोर करते हुए सबमैंडिबुलर ग्लैंड को एक्सपोज करते हैं, पोस्टीरियर बेल ऑफ द गैस्ट्रिक मसल को, और फिर फिंगर डायसेक्शन सारी डायरेक्शन में ना, यानी पोस्टोलैटरल, इंटीरियर, अप, सुपीरियर, इन्फीरियर, सारी आपने उसमें डायसेक्शन करके, तो जितनी भी पॉकेट्स होंगी उनको आपने सबको ओपन करना है। इवन ये कि आपकी इंट्राओरल एक्स्ट्राओरल जो आपकी इंसिजन है वो दोनों आपस में मैच जॉइन कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो इसमें आपकी शाहरुख खान बगेरी में ही उसने मेंशन किया हुआ है कि जब आप फिंगर डायसेक्शन कर रहे हैं तो इट्स गुड टू कि आपने मीडियल साइड के ऊपर आप ट्यूब को फील करें, और पोस्टल लैटरल साइड पे आप करोटेड शीथ को फील कर लें कि उसमें कोई हार्डनिंग या आपको कोई पस तो नहीं फील हो रही, ताकि इससे जो है ये आपकी सिक्योर, मतलब ये हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी कि आपने सारी जो है पॉकेट्स वगैरह वो आपने ओपन कर ली हैं, ठीक है।
अच्छा, और जब मेस्टिकेटर स्पेस की बात की जाए तो उसके अंदर आपकी जो अप्रोच है वो इंट्राओरल बक्कल वेस्टिब्यूल नियर लास्ट मोलर होती है, और एक्स्ट्रा ओरली जो है वो यही आपकी जो है रेजिडेंट इंसियन जो होती है बिलो द एंगल ऑफ द मैंडिबल, वो आप देते हैं फॉर मेस्टिकेटर स्पेस की अप्रोच होती है, ठीक है। अच्छा, इंसियंस आपने कर ली, एक्सपोज कर लिया सारा। अच्छा, ड्रेन आपने पास करना है, तो ड्रेन जो है वो आपका बेसिकली इसके अंदर जो है वो सॉफ्ट ड्रेन डालते हैं, क्योंकि करोटेड शीट आपके पास होती है, तो इसलिए आप कोई वो नहीं डाल सकते, और ग्रेविटी डिपेंडेंट ड्रेनेज आपने इसके अंदर करनी होती है। अच्छा, उसके बाद आप पस की जो है वो कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा लेंगे। फॉर डेफिनेटिव आपने जो भी एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है अलॉन्ग विद दैट सपोर्टिव केयर, और जिसके अंदर आपकी हाइड्रेशन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट और जो एक्सरसाइजेज आती हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों से पहले एक जो एड पिक्स है, इससे पहले मैंने एक बड़ा सारा इसमें अपने नोट्स में लिखा हुआ है कि एडमिट दी पेशेंट टू द हॉस्पिटल। आपने सबसे पहले पेशेंट को डेफिनेटली आपके पास आएगा तो हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद ही ये सब कुछ करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू एडमिट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, देन एड पिक्स। A is for airway, I is for imaging, D is for drainage, P is for parenteral antibiotics, I is for identify organism, that is culture and sensitivity, C is for control pain and fever, and S is for supportive care. ठीक है जी। अच्छा, third station is a 28-year-old male presents to the emergency department following a routine extraction of an impacted third molar. The procedure was uncomplicated and there was no immediate complication noted. However, post-operative post-operatively the patient complains of tingling, numb sensation on the lower lip and chin on the right side. He reports that the sensation has persisted for several hours since the procedure. What is your diagnosis? How will you manage this case? What is the incidence of inferior nerve damage, and what are the classifications of nerve injury? So basically, coming to the management history के जो points है ये this is basically what is actually it's telling that inferior alveolar nerve damage है because of the impacted third molar की extraction करते हुए। इसके अंदर आपने पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं दैट इंक्लूड्स कि आपने उसको ड्यूरेशन पूछना है, बिकॉज आफ्टर 6 वीक्स रिकवरी जो है वो बहुत कम, उसकी चांसेस ऑफ रिकवरी जो है वो कम होते जाते हैं। सो ड्यूरेशन आपने पूछनी है, प्रोसीजर जो पास्ट हुआ है उसकी डिटेल पूछनी है कि वो एक्सट्रैक्शन कैसे हुई, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन थी, ट्रोमेटिक थी, रूट तो नहीं रह गई, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, कितनी उसकी थी, वो कितनी ड्यूरेशन का था प्रोसीजर एंड ऑल दैट, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड कोई इमेजिंग वगैरह पेशेंट के पास पड़ी हो तो डिटेल आपने जो भी प्रोसीजर हुआ है उसके बारे में पूछना है। फंक्शनल इम्पेयरमेंट यानी इस पैरेस्थीसिया की वजह से, फॉर एग्जांपल कभी कभार लोअर लिप जो है वो बिल्कुल अगर एनेस्थेटाइज्ड है या टंग एनेस्थेटाइज्ड है तो टंग बाइट बार बार पेशेंट को होती है, तो उसकी आपने वो नोट करनी है कि वो तो फंक्शनल इम्पेयरमेंट है, खाने में प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलने में प्रॉब्लम तो नहीं है, लिप बाइट तो नहीं बार बार हो जाती, या अगर पेशेंट ऑक्यूपेशनल उसके कोई ऐसी वो है, फॉर एग्जांपल वो टीचर है या इंस्ट्रूमेंट ब्लो करता है यानी वो है म्यूजिशियन है, तो उसकी वो कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे, ये रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। सिम्टम्स जो हैं वो इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें, जैसे फॉर एग्जांपल एलोडाइनिया है, हाइपरपैथिया है, ठीक है। हाइपरपैथिया क्या होता है कि आप रिपीटली टैप करते हैं उस एरिया को तो बिल्टअप होता जाती है पेन, ठीक है, डिलेड पेन ऑनसेट होता है और बिल्टअप होता जाता है। एलोडाइनिया यह होता है कि जो है वो पैरेस्थीसिया से ज़्यादा पेनफुल सेंसेशन उस एरिया में आती है, ठीक है। अच्छा, फिर मतलब उस एरिया इन किस्म की आपने चीज़ें उससे पूछनी है, और किसी चीज़ से इंक्रीज़ होता है कम होता है, या एनेस्थीसिया डिक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, या पेन सेंसेशन है, ठीक है। अच्छा अच्छा, उसके बाद आ जाता है फेशियल एडीमा। आपने यानी कोई और कॉज तो नहीं है इसकी नर्व इंजरी की, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई आपने इमेजिंग करके, इमेजिंग फॉर एग्जांपल वो तो मैं आके आपको बताऊंगी, मतलब उससे रिलेटेड कोई क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, फॉर एग्जांपल स्वेलिंग है उस एरिया में, या उस एरिया में आप फील करें कि टूथ की मोबिलिटीज़ हैं, कोई फॉर एग्जांपल हो सकता है पैथोलॉजी नीचे पड़ी है जिसकी वजह से कंप्रेशन हो रही है, तो वो कोई आपने जो भी और कोई अगर आपको कॉजेज़ लगती हैं तो उनको भी आपने रूल आउट करना है। ओरल हाइजीन को देखना है कि कैसी है, फॉर एग्जांपल क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर जब पेशेंट को एनेस्थीसिया हो जाता है या मोस्टली हाइपरपैथिया या एलोडाइनिया होता है या डिसस्थीसिया होता है, एनेस्थीसिया डोलोरोसा जैसे कहते हैं कि एनेस्थेटाइज्ड एरिया के अंदर पेन शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को ब्रश करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे वो ब्रश टच करता है तो पेन स्वेयर पेन हो जाती है पेशेंट को, तो वो उस एरिया में हाइजीन भी उसकी इस तरह से मेंटेन नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें आपने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में नोट करनी है। अच्छा, देन कमिंग स्पेसिफिकली टू दी
एग्जामिनेशन ऑफ दैट एरिया, लोकल एरिया, तो आपने उसको मैपिंग करनी है। एरिया की मैपिंग कैसे करनी है? नंबर 1, लेवल ए 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन आपने पहले टेस्ट उसके ऊपर करना है और वो आपका लेवल ए होगा। सो आपने लेवल ए पे पहले देख कर वो कर आपने देख लेना है कि इस पेशेंट को जो है वो इस एरिया में सेंसेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो फिर उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब कि पेशेंट को अभी जो है वो फर्स्ट लेवल की ही इंजरी, मतलब उसकी बल्कि फ़र्स्ट लेवल की भी नहीं हुई, क्योंकि वो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को असेस कर सकता है। सो उसके अंदर हम जो है वो पेशेंट को ये कंसिडर करेंगे कि ये खुद ब खुद रिकवर कर जाएगा, उसको हम उस पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे छोड़ देंगे। अगर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन उसकी नहीं पॉजिटिव आ रही तो फिर आप लेवल बी पे जाएंगे, दैट इज़ कॉन्टैक्ट डिटेक्शन। ठीक है, तो फिर आप उसकी डायरेक्शनल स्ट्रोक देके देखेंगे कि किस साइड पर वो जा रहा है। एंड थर्ड इज़ द पेन सेंसिटिविटी, तो फिर आप पेन प्रिक करके देखें। सो ये 3 लेवल्स हैं जो कि मैं आपको जो है वेगली कह लें या ब्रॉडली कह लें, ये 3 लेवल्स हैं। इसके अलावा एक जो आपका और मेडिकल रिसर्च काउंसिल का स्केल है फॉर इवैल्यूएशन द पेरिफेरल नर्व फंक्शन, ठीक है, दैट इज़ मॉडिफाइड बाय मेयर। ठीक है, और इसके अंदर ये भी मैं शाहरुख खान बगेरी से ये आपको कोट करके बता रही हूँ। इसमें उन्होंने स्कोर दिए हुए हैं S0 या S0 से लेके S4 तक। S0 इज़ नो रिकवरी ऑफ सेंसेशन, S1 इज़ रिकवरी ऑफ डीप क्यूटेनियस सेंसेशन, S2 इज़ रिटर्न ऑफ सेम सुपरफिशियल पेन टेक्टाइल सेंसेशन, S2 plus is same as S2 with hyperesthesia, S3 is same as S2 without hyperesthesia, static 2 point discrimination, that is more than 15 millimeter. Then S3 plus same as S3 with good stimulus localization, 2 point discrimination of 7 to 15 millimeter. And S4 same as S3 plus that एक्सेप्ट 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इज़ 2 to 6 मिलीमीटर। सो ये आपकी आफ्टर लिंगुअल या इंफीरियर नर्व इंजरी या कोई भी नर्व इंजरी इसके थ्रू आप उसकी असेसमेंट कर सकते हैं और मैपिंग कर सकते हैं। सो इस एरिया को आपने मैप कर लेना है पेशेंट को। आपने अगर वो आपसे मैंने बताया कि आपको 6 वीक्स तक आपके पास आया है तो आपने उसको 3 मंथ्स के लिए फॉलोअप पे रखना है, ऑब्जर्वेशन पे रखना है और देखना है कि इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है 3 मंथ्स तक तो फिर वी विल गो टू द फर्दर अपने ट्रीटमेंट प्लान। अदरवाइज़ अगर उसकी रिकवरी होती जा रही है और उसको हम डाल देंगे जैसे आपको पता है सप्लीमेंट्स वगैरह पे, तो हम उसको इसी तरह से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पे डाल के विटामिन बी कम्प्लेक्स वगैरह पे, फॉलिक एसिड वगैरह पे, और फिर हम उसको असेस करते रहेंगे अगर वो एरिया कम होता जा रहा है। अच्छा, इमेजिंग जो है उसके अंदर आप वो CBCT करवा सकते हैं, डायग्नोस्टिक ब्लॉक्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिन केसेस के अंदर मैंने आपको बताया है हाइपरपैथिया वगैरह, लोडाइनिया वगैरह है उन केसेस में। अच्छा, ट्रीटमेंट अगर पेशेंट जो है अब अगेन आपके पास आ गया और उसकी रिकवरी नहीं हो रही और पेशेंट को पेन भी है तो पेन कंट्रोल के लिए क्लोनाज़ेपाम 0.5 मिलीग्राम फॉर 8 आवर्स देते हैं। एलोडाइनिया के केसेस में, हाइपरपैथिया के केसेस में एंटी कन्वल्सेंट दे सकते हैं एंड आफ्टर दैट सर्जरी। ठीक है, और सर्जरी के अंदर एपिन्यूरोरेफे करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि उसको एक्सपोज करते हैं इसको आपकी नर्व को। ठीक है, और उसको अगर न्यूरोमा है तो उसको एक्सरसाइज करते हैं, या अगर आपको नर्व इंजरी का एरिया मिल जाता है तो उसको रिफ्रेश करते हैं बॉर्डर्स को। और अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो उसको आप उसी तरह से जिस तरह नर्व की हमारी होती है रिपेयर उस तरह कर देते हैं। अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो ग्राफ्ट देंगे। अच्छा, उसके अलावा ग्राफ्ट जो है आपको पता सूरल नर्व 7 सेंटीमीटर तक का हो तो सूरल नर्व की ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व ले सकते हैं 7 सेंटीमीटर, अदरवाइज 25 सेंटीमीटर तक के लिए आप सूरल नर्व ले सकते हैं। और जो आपकी उसके अलावा जो है वो डिफरेंट ट्यूबल आपके पास डिवाइसेस आती हैं जो कि ट्यूब टाइप की होती है, जिसके अंदर आप नर्व रिपेयर करके डाल देते हैं तो वो नर्व खुद ब खुद ग्रो कर जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि इन्फीरियर रेनल नर्व क्योंकि वो कैनाल में होती है तो कैनाल आपकी इसी तरह से ट्यूबल उसकी एक्ट करती है और वो 1 सेंटीमीटर तक के से भी ज़्यादा की अगर आपकी 1 सेंटीमीटर तक की भी आपकी इन्फीरियर नर्व डैमेज हो तो उसमें ग्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद रिपेयर हो जाती है। अच्छा, फिर उसके अलावा आप अगर आपने रिपेयर किया है न्यूरोमा वगैरह तक एक्सरसाइज किया है तो क्लोनाज़ेपाम फॉर 1 मंथ पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी भी आपने उसको प्रिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर बर्न की इंटेगलमेंट हो जाए तो उसके लिए भी 3 वीक्स के लिए आप वेट करते हैं, यानी आपने खुद सीन आपकी इंजरी भी है इन्फीरियर नर्व की, ये तो आपके पास केस आया, अगर आपके पास सीन भी है तो उसके अंदर भी आप 3 वीक्स के लिए उसको मैप करके एरिया को असेस करेंगे।
अच्छा जी। और क्या है इसके अंदर? अच्छा, डोनर एरिया के लिए आप क्या क्या करते हैं? जो यानी आपने नर्व जहाँ से ली है उसको अपने खुला नहीं छोड़ना होता, उसके अंदर भी न्यूरोमा बनने का खतरा होता है या पेन फुल होने का खतरा होता है। उसके लिए आप दो आपके तरीके हैं, एक तो एपिन्यूरम एंड फेसिकल्स को एक्सरसाइज करें और एपिन्यूरल फ्लैप लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। यानी एपिन्यूरियम को ही थोड़ा सा, यानी फेसिकल्स को एक्सरसाइज करके एपिन्यूरियम की ही एक कप सी कैप बना के उसको हम उसके ऊपर फ्लैप बना के उसको कपिंग सी कर देते हैं, ठीक है। एंड सेकंड ये है कि आप प्रॉक्सिमल स्टम्प जो है ना उसको आप किसी मसल के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो आपका एक्सपोज्ड नर्व एरिया है वो एक्सपोज ना रहे, न्यूरोमा वगैरह ना बने, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी इज़ अगेन, ये मैंने आपको जो बता दी है। दूसरा न्यूरोटमेसिस, न्यूरो एक्सॉन्टमेसिस और न्यूरोपेरेक्सिया, ये आप सबको पता है, ये इतनी कोई वो नहीं थी। अच्छा, you are planning implant in this patient, what are the concerns for implants in aesthetic zone? So ये sorry, ये जो पे आपको नज़र आ रहा है पहला जो पिक्चर है, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि हम सेंट्रल इंसाइजर लगाने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट इज़ आर एस्थेटिक जोन एरिया, ठीक है। सो सॉरी, मैं आपको पहले वाले में तो अहमद, ये बेटा इसको करना, ये मैं इसमें ये तो भूल ही गई थी बताना, बाउंड्रीज ऑफ लैटरल फ्रेंजियल स्पेस और वो। सो बाउंड्रीज ऑफ लैटरल फ्रेंजियल स्पेस जो है, मीडियल बाउंड्री जो है इसकी लैटरल फ्रेंजियल स्पेस की इज़ मेड बाय फेरेंक्स, स्पेसिफिकली द बक्कोफ्रेंजियल फेशिया कवरिंग द सुपीरियर फ्रंशियल कंस्ट्रक्टर मसल। लैटरल बाउंड्री जो है वो आपकी मीडियल टेरिगोइड मसल बनाता है और रैमस ऑफ द मैंडिबल बनाता है, ठीक है। इंटीरियर बाउंड्री जो है वो आपकी टेरिगोमैंडिबुलर रेफ और बक्सिनेटर मसल बना रही है, ठीक है। बेसिकली आपका टेरिगोमैंडिबुलर रेफे भी जो है वो आपकी बक्सिनेटर और सुपीरियर फ्रंशियल कंस्ट्रक्टर से ही बन रही है, ठीक है। पोस्टीरियर बाउंड्री जो है वो आपकी प्रीवर्टिब्रल फेशिया और कैरोटिड शीथ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सुपीरियर बाउंड्री जो है यानी बेस जो है वो स्कल बेस, ठीक है, पर्टिकुलरली स्फिनॉइड बोन और टेम्पोरल बोन। और इन्फीरियर बाउंड्री जो है जो कि एपेक्स जैसे बनती है वो आपकी लेवल ऑफ हायोइड बोन, जो कि जब वो सबमैंडिबुलर स्पेस के साथ मीट करी है वो बनाती है, ठीक है जी। अच्छा, और जो ये है आपका ग्रॉन्डिन्स्की एंड हॉलोइन्स्की, इसको जो भी आप प्रोनाउंस करें, सॉरी आई कांट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली। तो जो स्पेसेस हैं इनको आप स्पेस 4 और स्पेस 5 कहते हैं। बेसिकली आपकी ये ग्रॉन्डिन्स्की जो है दैट इज़ रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस, इसको स्पेस 5 भी कहा जाता है। दैट इज़ लोकेटेड बिटवीन द बक्कोफ्रेंजियल फेशिया एंड प्रीवर्टिब्रल फेशिया, और ये एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द अपर मिडियास्टिनम, ठीक है। और जो आपकी ये जो है इसमें ये बेसिकली रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस वगैरह बनती हैं और कैरोटिड कैरोटिड कह रही हूँ, ट्रेकियल इन्वॉल्वमेंट, ट्रेकियल डिप्रेशन हो सकती है। डेंजर स्पेस बेसिकली आपकी है स्पेस 4, ठीक है, जो कि आपकी ये हॉलो की स्पेस है, ठीक है। दैट इज़ लोकेटेड बिटवीन द एलर फेशिया एंड ट्रू वर्टिब्रल फेशिया, जो कि बेस ऑफ स्कल से लेके डाउन टू द डायफ्राम है। और इसको डेंजर स्पेस इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इन्फेक्शन डिसेंड्स इनटू द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम लीडिंग टू मीडियास्टिनाइटिस व्हिच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। सो ये आपकी ये आ गई बात, ठीक है। अच्छा, नर्व इंजरी की इंसिडेंट्स की बात हो रही थी। सो व्हाट आर द इंसिडेंट्स ऑफ नर्व इंजरी डैमेज? थर्ड मोलर की जिस तरह इसके अंदर बात हो रही है, तो इन्फीरियर रेब्यूलर नर्व इंजरी की जो इंसिडेंट्स हैं दैट इज़ टेम्परेरी इन्फीरियर नर्व इंजरी की है 0.4 to 8%, और परमानेंट इन्फीरियर नर्व इंजरी की डैमेज के चांसेस होते हैं 0.01 to 1%। लिंगुअल नर्व इंजरी जो है उसके चांसेस होते हैं 0.1 to 22%, और टेम्परेरी इंजरी एंड परमानेंट इंजरी के 0.02 to 2%, ठीक है।